मित्रों, नमस्कार। आज बहुत दिनों बाद मैं आपसे इस चैनल वेलनेस विद डॉक्टर दीप्तिमाला अग्रवाल में मुखातिब हो रहा हूं। और आज मैं आपसे कैंसर के इलाज की एक मुख्य विधा रेडियोथेरेपी, विकिरण के द्वारा चिकित्सा के बारे में बात करूंगा। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी कैंसर की वो विधा है जहां की विकिरण के द्वारा कैंसर का इलाज किया जाता है। विकिरण का इलाज करने वाले जो डॉक्टर हैं, विकिरण की विधा के द्वारा जो इलाज करने वाले डॉक्टर हैं, उनको जो है मेडिकल रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट कहा जाता है, या रेडियोथेरेपिस्ट पुराना नाम, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। आजकल सभी लोग उन्हें रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। आज की तारीख में टोटल कैंसर के जितने भी पेशेंट्स हैं, उनमें से लगभग 70% कैंसर के मरीजों को कभी ना कभी इस विभाग से जरूर गुजरना पड़ता है। रेडियोथेरेपी का इलाज आपके इलाज का मुख्य हिस्सा हो सकता है या सहयोगात्मक हिस्सा हो सकता है, या कई बार ऐसी स्थितियां भी होती है जहां की कुछ और नहीं किया जा सकता होता, तो पैलिएटिव केयर का हिस्सा हो सकता है रेडिएशन। तो अब रेडिएशन के बारे में आगे बात करते हैं। तो रेडिएशन के लिए बेसिकली 2 से 3 विधाएं रेडिएशन के साथ जुड़ी हुई हैं। एक किस्म में रेडिएशन का मशीन, रेडिएशन का जो रेडिएशन के लिए विकिरण की जो व्यवस्था है वो शरीर के बाहर दूर से आपके शरीर को विकिरण दिया जा रहा है, शरीर के नजदीक से विकिरण दिया जा रहा है, या शरीर के भीतर रखकर रेडी जो विकिरण का जो सोर्स है वो शरीर के भीतर रखा जा रहा है। इस आधार पर 3 विधाओं में बंट जाता है। इनको जो है बेसिकली टेलीथेरेपी, ब्रैकीथेरेपी, और आज की तारीख में जो तीसरा हिस्सा है उसमें न्यूक्लियर मेडिसिन के डॉक्टर्स के द्वारा वो इलाज किया जाता है, जिसमें कि कई न्यूट्र रेडिएशन फार्मास्यूटिकल्स, विकिरण चिकित्सा के प्रयोग में आने वाली दवाइयाँ, उसमें इसलिए ऐसा कहा जाता है कि उसमें रेडियो एक्टिव सोर्स को तमाम किस्म के केमिकल्स के साथ टैग करके शरीर में पहुंचाया जाता है, और वो शरीर के उन खास अंगों पर ही पहुंचते हैं जो कि उस केमिकल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं उस पर्टिकुलर किस्म के ऑर्गन से अपने आप को अटैच करने के लिए। जैसे कि आ, सबसे इम्पोर्टेंट उदाहरण है कि थायराइड ग्रंथि के लिए आयोडीन के साथ रेडियो एक्टिविटी को अटैच किया जाता है, तो रेडियो एक्टिव आयोडीन के द्वारा थायराइड ग्रंथि के कैंसर्स को ट्रीट किया जाता है। इसी तरीके से एक प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन होता है। उस प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन भी एक किस्म का प्रोटीन है, उसके साथ यदि हम रेडियो एक्टिव मटेरियल को टैग कर दें तो वो प्रोस्टेट स्पेसिफिक टिश्यूज पर ही, चाहे वो प्राइमरी प्रोस्टेटिक टिश्यू हो चाहे सेकेंडरी प्रोस्टेटिक टिश्यू हो, वहां पर जाकर वो सीधे स्पेसिफिकली उन्हीं इलाकों को अटैक करता है। तो ये 2 मुख्य विधाएं हैं जिसमें कि न्यूक्लियर मेडिसिन या रेडिएशन फार्मास्यूटिकल एजेंट्स यूज किए जाते हैं। जी। तो आज मुख्यतः मैं अपना फोकस ब्रैकीथेरेपी और न्यूक्लियर मेडिसिन पर नहीं रखूंगा। मैं अपना मुख्य फोकस आज रखने वाला हूँ टेलीथेरेपी पर, क्योंकि यही ज़्यादातर मरीजों में यूज होने वाली सबसे इम्पोर्टेंट रेडिएशन थेरेपी की विधा है। विकिरण चिकित्सा की यही सबसे इम्पोर्टेंट डायमेंशन है, जिसमें कि लगभग 95-98% पेशेंट्स इसी विधा से गुजरते हैं। तो रेडिएशन थेरेपी के लिए जो मुख्य चीज है, आपका इलाज के लिए जरूरी है रेडिएशन मशीन। मशीन का सिलेक्शन आपका चिकित्सक करता है। ज्यादातर केसेस में मशीन जो उपलब्ध है मार्केट में, वो 2 किस्म की मशीनें उपलब्ध हैं। एक में जहाँ की रेडियो एक्टिव मटेरियल को सोर्स की तरह यूज किया जाता है जो कि विकिरण देता है, और दूसरी किस्म की मशीनें वो हैं जहाँ की आर्टिफिशियली रेडिएशन को जनरेट किया जाता है,
जैसे एक्सरे मशीन्स होती हैं उसी तरीके से रेडियोथेरेपी में भी मशीन होती हैं, उनको कहा जाता है लीनियर एक्सेलरेटर। लीनियर एक्सेलरेटर से जो हमको दो किस्म का रेडिएशन प्राप्त होता है। एक किस्म का रेडिएशन तो इलेक्ट्रॉन्स है और दूसरे किस्म का रेडिएशन है एक्स फोटॉन्स। एक्स फोटॉन्स एक किस्म के विकिरण है जो कि ज्यादातर यूज किया जाता है। और दूसरा है कोबाल्ट। कोबाल्ट टेलीकोबाल्ट मशीन्स। टेलीकोबाल्ट मशीन्स में रेडियो एक्टिव कोबाल्ट मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है जो कि गामा फोटॉन्स को रिलीज करते हैं, जो कि शरीर के कैंसर वाले इलाज की ओर, कैंसर से ग्रसित इलाज की ओर फोकस किया जाता है। इन दोनों ही मशीनों में रेडिएशन का इस्तेमाल होता है। तो सब लोगों को ज्यादातर जो समाज में है कि साहब हमारा कौन सी मशीन से इलाज किया जाएगा, कोबाल्ट मशीन से कि लीनियर एक्सेलरेटर से। मशीन कोई महत्वपूर्ण नहीं है। मशीन का चयन आप अपने डॉक्टर के ऊपर छोड़ दीजिए। डॉक्टर अपनी समझ से कोबाल्ट या लीनियर एक्सेलरेटर का चयन कर लेगा कि कौन सी मशीन आपके लिए बेटर है। साइड इफेक्ट्स जो है रेडिएशन की वजह से होते हैं, मशीन के बदलने या नहीं बदलने से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। साइड इफेक्ट्स जिस इलाके में रेडिएशन दिया जाएगा उस इलाके में उससे संबंध रेडिएशन से संबंधित जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो आएंगे ही आएंगे। आप कोई भी मशीन से ट्रीट कर लें उसको, चाहे लीनियर एक्सेलरेटर से चाहे कोबाल्ट मशीन से। एनर्जी चयन करने के लिए कई और चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, दूसरे फैक्टर्स, जो कि मेरे इस लेक्चर के मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ आपके और मेरे बीच के संवाद के स्कोप से बाहर की चीज़ें। कभी मौका लगा तो फिर किसी और बार जब बात करेंगे तो स्पेसिफिकली उसके लिए बात की जा सकती है, लेकिन ये आम पब्लिक के लिए दुरूह है, कठिन चीज़ है इसको समझना, तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस कम है। तो अगली बात आती है कि रेडिएशन। तो रेडिएशन के लिए फील्ड तय करना होता है। फील्ड तय करने के लिए ज़रूरी है कि पहले नंबर पर इमेजिंग की जाए। वो इमेजिंग एक्सरे के हो सकती है, सीटी स्कैन से हो सकती है, एमआरआई स्कैन से हो सकती है। फिर इलाका तय किया जाता है कि हाँ भाई हमको ये इलाका रेडिएट करना है। रेडिएशन का इलाका प्राथमिक बीमारी को ट्रीट करने के लिए और सेकेंडरीज को ट्रीट करने के लिए, दोनों चीज़ों के लिए किया जाता है। जब प्राइमरी बीमारी को ट्रीट करने के लिए किया जाता है तो मेन इंटेंशन होता है आपका रेडिकल रेडियोथेरेपी, जहाँ की आपका प्रयास होता है कि बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए रेडिएशन का उपयोग किया जाए। और जब आप फैली हुई बीमारी जैसे कि हड्डियों में कैंसर पहुंच गया, दिमाग में कैंसर पहुंच गया, फेफड़ों में कैंसर पहुंच गया, इस तरीके के परिस्थितियों में जब आप रेडियोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं तो वो रेडिकल रेडियोथेरेपी नहीं होती, वो पैलिएटिव रेडियोथेरेपी होती है, जहाँ की अहम मकसद होता है कि उस इलाके में मौजूद बीमारी को टेम्परेरी तौर पे दबा दिया जाए, टेम्परेरी तौर पे उसका आकार घट जाए, जिससे उससे होने वाली समस्याएं जो कि ज़्यादातर दर्द की शक्ल में या खून का बहाव रुक रहा हो ऐसी शक्ल में, या खून का ज़्यादा स्राव हो रहा हो ऐसे, इन सब चीज़ों का उससे निराकरण किया जाता है। तो अब बात करते हैं कि रेडिएशन की जो मैंने आपको बताई टेलीकोबाल्ट मशीन, जो कि एक सिंपल मशीन है, रिलेटिवली ज़्यादा जगहों पर उपलब्ध है, और इससे जब इलाज किया जाता है तो ज़्यादा सरकारी सेटअप्स में ज़्यादातर उपलब्ध है, प्राइवेट सेटअप्स में भी उपलब्धता है इसकी, लेकिन रिलेटिवली अब कम जगह। तो ये सर गवर्नमेंट के नियंत्रण में है ये मशीन है ज़्यादातर। ये गवर्नमेंट इनका प्रोडक्शन, इन मशीन्स का प्रोडक्शन भी गवर्नमेंट के नियंत्रण में है, और इस मशीन में जो प्रयुक्त होने वाला रेडियो एक्टिव सोर्स है वो टोटली गवर्नमेंट के नियंत्रण में है। तो इसके प्राइस कंट्रोल की वजह से रिलेटिवली ये विधा जो है वो रिलेटिवली कम कीमत में उपलब्ध है। तो अब तो पहला नंबर तो हो गया कि चीप है। दूसरी बात कि साइड इफेक्ट्स ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं। साइड इफेक्ट्स का मैंने आपको अभी बताया ना, साइड इफेक्ट्स का मशीन से कोई लेना देना नहीं है। साइड इफेक्ट जो है रेडिएशन की प्रॉपर्टी, विकिरण की, विकिरण दोनों जगह से मिल रहा है आपको, तो साइड इफेक्ट्स बराबर है। यदि खाने की नली को सेक किया जा रहा है तो खाने की नली में छाले आएंगे,
गले को सेक किया जा रहा है तो मुंह और गले में छाले आएंगे, जीभ में छाले आएंगे, जिसकी वजह से खाने में दिक्कत होगी। यदि सर का इलाका सेक किया जा रहा है तो बाल जाएंगे, चाहे कोबाल्ट से ट्रीट किया जाए, चाहे लीनियर एक्सेलरेटर से चेक ट्रीट किया जाए, कोई फर्क नहीं होने वाला। रेडिएशन ही रेडिएशन का प्रतिफल है साइड इफेक्ट, मशीन का प्रतिफल नहीं है। ये बात समझना बहुत जरूरी है। मशीन चाहे कोबाल्ट हो चाहे लीनियर एक्सेलरेटर हो, साइड इफेक्ट्स बराबर है। जी।